जय हिंद। आपने भी इंडियन रेलवे में सफर जरूर किया होगा और इंडियन रेलवे में सफर के दौरान आपने इस तरह से पेंटोग्राफ को देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि इसके ऊपर ये स्टील ने कार्बन स्टील की बनी होती है और इसके ऊपर जो होता है इसके ऊपर वाइब्रेशन यानी घिसावट बहुत तेजी से होती है। घिसावट के कारण आखिर घिस क्यों नहीं जाता है, आपके भी दिमाग में प्रश्न आता होगा। और इसके अंदर मान लीजिए ऊपर से तार जो गया होता है, इंडियन रेलवे में जो तार की सिक्वेंसी होती है वो समान जगह नहीं बनाई गई है, ऊपर नीचे थोड़ा सा बनाया जाता है और इसके ऊपर घिसावट बराबर किस तरह से होता है। और साथ में आपने देखा होगा इसमें धारा कितनी तेजी से बहती है। और साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, इस तरह से यहाँ पर इंसुलेटर लगाए जाते हैं। इस इंसुलेटर का क्या काम होता है, इंसुलेटर में जो करंट होती है वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उसके सरकमटेंस से बिजली को आने नहीं देती। अगर आप भी जानना चाहते हैं इंडियन रेलवे के एक एक पार्ट के बारे में और मास्ट क्या होता है, जजमेंटल नंबर क्या होता है, इसके ऊपर किस तरह से लिखा जाता है, पोल किसे कहते हैं और पोल के ऊपर कुछ नंबर को भी आपने जरूर देखा होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे, तो देखते रहिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। इंडियन रेलवे में देखिए खम्भे, आपने इस तरह से पोल को जरूर देखा होगा और एक पोल को हम लोग क्या कहते हैं इंडियन रेलवे, देखिए आप नॉर्मल भाषा में इसको खम्भा कहते हैं, लेकिन रेलवे के टेक्निकल भाषा में इसे खम्भा नहीं बल्कि इसको हम लोग पोल कहते हैं, जिसे मास्ट या फिर जजमेंटल नंबर से दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से क्या है, पोल नंबर है। इस तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग पोल कहते हैं और इसी पोल को हम लोग मास्ट कहते हैं। तो एक मास्ट और यहाँ पे दूसरे मास्ट, इसमें काफी डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है और ये डिस्टेंस के दौरान क्या होता है, देखिए एक मास्ट से दूसरे मास्ट की दूरी को हम लोग कहते हैं स्पैन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि इंडियन रेलवे में एक फेज वायर से दूसरे खंभे के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पैन। इसको कहते हैं बाबू मास्ट और इसको क्या कहते हैं, स्पैन। तो एक मास्ट से दूसरे मास्ट की दूरी क्या कहलाती है, स्पैन कहलाती है। ये बेसिकली 60 मीटर की होती है, आपने भी नोटिस किया होगा। तो ये 60 मीटर की ये दूरी होती है और आपने इस तरह से मास्ट नंबर के इधर से कुछ तार को भी देखा होगा इंडियन रेलवे के किनारे। देखिए इस तरह से जो ऊपर जो तार गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तारिंग की लेयरिंग की गई है। तो यहाँ पर देखिए ये जो तार होता है, तार के देखिए ऊपरी फ्रेज को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ये नीचे जो है ये ट्रेन के संपर्क में होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट वायर। नीचे जो होता है उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट वायर और ऊपर से जो जाता है इसको हम लोग कहते हैं फेज वायर। तो नीचे का कॉन्टैक्ट और ऊपर का कौन सा वायर हो गया, कैटेनरी वायर या फेज कहते हैं जिसको हम लोग। तो नीचे का कॉन्टैक्ट और ऊपर का क्या कहते हैं, कैटेनरी वायर। तो देखिए कॉन्टैक्ट वायर और कैटेनरी वायर आपस में शॉर्ट करके शॉर्ट सर्किट कर सकता है, इसीलिए इसके ऊपर शॉर्ट सर्किट न करे, एक जगह बरकरार करने के लिए एक स्पेस से जोड़ दिया जाता है, इसको हम लोग ड्रॉपर कहते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कॉन्टैक्ट वायर और कैटेनरी वायर के बीच में क्या लगाया जाता है, तो इधर देख रहे हैं साइड में इधर से ड्रॉपर लगा दिया है, जिससे इसमें आपस में सड़ता नहीं है, अतः शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी बच जाता है। इस तरह से आपने देखा होगा खंभे के नीचे। अब यहाँ पर ये समझिए, देखिए यहाँ पे इंसुलेटर लगा है, बेसिकली ये देखिए पोलाइमर का बना होता है। इसके ऊपर क्या होता है, तो देखिए एक करंट को अपने ऊपर से होकर नहीं जाता बल्कि अंदर यानी सरकमटेंस से होकर गुजरता है। तो इस तरह से आपने भी देखा होगा इंडियन रेलवे के ऊपर। आपको समझ में आ गया, ऊपर का तार को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनरी वायर कहते हैं और नीचे के तार को कॉन्टैक्ट वायर। तो इस तरह से आप समझिए आगे। देखिए जो इंडियन रेलवे होती है, देखिए ऊपर से जो लगा हुआ होता है, देखिए इसके ऊपर देखिए पेंटोग्राफ, ऊपर के जो उसको बोलते हैं इसको हम लोग पेंटोग्राफ कहते हैं और ट्रेन के ऊपर यही बिजली लेने का काम करता है ट्रेन के अंदर से। तो मान लीजिए पेंटोग्राफ जो होता है कुछ दूरी पर जाने पर मान लीजिए इसका तार लूज होकर लटक सकता है, क्योंकि धातु का हमने उस दिन भी बताया था, कार्बन इन स्टील की एक खासियत होती है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, फैलता है और गर्मी में सिकुड़न और फैलाव के कारण तार टूट के वही दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। इसीलिए इनके बीच में एक मेंटेन यानी जगह को बरकरार रखने के लिए इनके ऊपर एक प्रेशर दिया जाता है, जिसे हम लोग ऑटो टेंशन कहते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा वेट दिया जाता है ताकि तार आपस में ज्यादा लूज ना हो, एक तार में हमेशा टाइट और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑटो टेंशन। तो आपने इंडियन रेलवे के ट्रैक के किनारे इस तरह से आपने जरूर देखा होगा, इंडियन रेलवे के ट्रैक के किनारे इस तरह से टाइप बॉक्स को आपने जरूर देखा होगा, इस तरह से ट्रैक के किनारे। देखिए इसी बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो टेंशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 3 पुली अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन कई बार पूछा इस तरह से, इसको क्या कहते हैं, 3 पुली अरेंजमेंट कहते हैं, जिसे हम लोग ऑटो टेंशन कहते हैं। देखिए इसके अंदर टोटल 18 ठो बॉक्स लगाया जाता है, इसके अंदर टोटल इस 18 ठो बॉक्स होता है और इसी बॉक्स क्या करता है, इसको जानबूझ के एकदम वजनदार इसको बनाया जाता है ताकि ट्रेन को जो वायर होता है कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर को नीचे गिरने नहीं देता है, उसके ऊपर एक फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है। तो इसके अंदर टोटल 18 गो होता है बॉक्स, इस तरह से आपने देखा होगा इस बॉक्स को। अब इस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो टेंशन। इसका टोटल वेट कितना होता है तो देखिए 40 केजी का 16 टे बॉक्स होता है, तो 40 का अगर 16 में गुणा करेंगे तो 440 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पर 440 के
और 20 केजी का एक होता है, तो 20 केजी ये हो गया और 5 केजी का एक होता है। तो इस तरह से टोटल वेट जो इसका हो जाता है 665 किलो, और दो किलो का नीचे जो लगा हुआ होता है, 2 किलो का एक्स्ट्रा और लगा होता है इस तरह से बॉक्स टाइप। इस तरह से ऑटो टेंशनिंग का जो टोटल वेट होता है वो 667 किलोग्राम तक इसका हो जाता है। टोटल वेट इस तरह से आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसके बीच में वायर के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी, यानी वायर को नीचे रखना, नहीं तो वायर टूट भी सकता है इंडियन रेलवे में। तो इस तरह से आपने देखा होगा बॉक्स टाइप आकृति ट्रेन के अंदर इस तरह से। और यहाँ पर आपने देखा इसको 3 पुली अरेंजमेंट कहते हैं। 3 पुली क्यों? क्योंकि देखिए सर के ऊपर जो लगाया जाता है उसको OHE यानी ओवर हेड इक्विपमेंट कहा जाता है, इसीलिए इसे OHE कहते हैं। इसका काम क्या होता है, तो आपने देख लिया इसका काम, इस तार को गिरने नहीं देता है। अब आगे समझिए, देखिए इसे कहते हैं पेंटोग्राफ। देखिए पेंटोग्राफ, देखिए ट्रेन के ऊपर से देखिए बिजली का सप्लाई करना बेहद जरूरी है, वरना ट्रेन संचालन में दिक्कत हो सकती है। तो ट्रेन को करंट कहाँ से मिलता है, तो देखिए इस तरह से ऊपर आप आकृति देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पेंटोग्राफ। और ये पेंटोग्राफ देखिए ऊपर क्या होगा, तो ऊपर के तार को हम लोग कैटेनरी वायर कहते हैं और नीचे के तार को क्या कहते हैं, कांटेक्ट वायर। तो कांटेक्ट वायर कैटेनरी वायर के साथ, और यहाँ से विद्युत आ रहा है और इस पूरी तरीके से ट्रेन में सप्लाई देता है। तो देखिए इसको जानबूझ के, देखिए ऊपर का जो तार होता है इसको जानबूझ के हम लोग नरम लोहा का बनाते हैं, क्योंकि दो चीजों में अगर वाइब्रेशन यानी घिसावट होती है तो घिसेगा वही जो कमजोर होता है। तो कमजोर लोहे को हम लोग क्या करते हैं, तो इसके ऊपर का जो ये लोहा यहाँ पे बनाया हुआ है ये थोड़ा सा कमजोर लोहा का बना देता है, क्योंकि ये जल्दी इसके ऊपर घिसावट हो जाए, ताकि ये तार को ऊपर से चेंज कर दिया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ऊपर का मजबूत बना, नीचे का मजबूत और ऊपर का लो बना देगा, तो इससे क्या होगा कि बड़ा वाला तार टूट सकता है, अतः दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तार नीचे गिरने के कारण विद्युत पोल पे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है। इसीलिए क्या होता है, इस तार को काफी नॉर्मल बनाया जाता है ताकि ये जल्दी से इसके अंदर घिसावट हो सके इस पेंटोग्राफ में। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा, देखिए ट्रेन यहाँ पर भी, यहाँ देखिए पेंटोग्राफ से यहाँ पे क्या ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, जिससे क्या हो रहा है पूरा यहाँ पर इसको सप्लाई मिल रहा है ट्रेन के। तो यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि जो देखिए तार की जो बनावट होती है, इसमें इसके अंदर जो तार की बनावट हम लोग करते हैं वो ऐसा नहीं कि पूरा तार को एक सीध में लेके जाते, कहीं जमीन का जो लेवल होता है कहीं नीचे कहीं ऊंचा हो जाता है, तो तार भी नीचे ऊपर हो सकता है। इसीलिए तार ऊपर से पेंटोग्राफ तार के कॉन्टेक्ट वायर को छोड़े नहीं, क्योंकि छोड़ देगा तो बिजली की सप्लाई वहीं पे ठप हो जाएगी, बिजली रुक जाएगी। तो इसीलिए इसके ऊपर एक एयर प्रेशराइज को प्रेशर कराया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लगा हुआ होता है और यहाँ पर जिससे एयर प्रेशर से ऊपर ढकेला रहता है, और ऊपर ढकेलने से अतः बिजली की सप्लाई एकदम प्रॉपर उसको मिल पाती है, ऊपर से ढकेले होता है। अगर मान लीजिए यही नहीं ढकेलेगा, एयर प्रेशराइज नहीं करेंगे, तो अतः ट्रेन को बिजली सप्लाई नहीं मिल सकती है। तो इस तरह से आपने जरूर देखा होगा इंडियन रेलवे के ट्रैक के किनारे, और आपके भी दिमाग में प्रश्न होता होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटोग्राफ कहते हैं। एयर प्रेशराइज से ऊपर ढकेले रहता है, इस तरह के इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ, देखिए इस तार के ऊपर भी यहाँ से सप्लाई ले रहा है, यहाँ से देखिए इसके अंदर ही बिजली ले रहा है, और यहाँ से इसके अंदर से बिजली ले रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे दिया जा रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पर समझिए, देखिए कई बार क्या होता है ट्रेन के अंदर, आपको भी समझ में आता होगा कि जो पेंटोग्राफ होता है तो हमें बिजली कहाँ से लेना चाहिए। तो पेंटोग्राफ देखिए जो लोग ट्रेन के अंदर जाते हैं, चालक जो ड्राइवर होता है, आपके नियम के हिसाब से कौन सा पेंटोग्राफ उठाना चाहिए सबसे पहले, ताकि बिजली का संचरण अच्छे ढंग से हो सके। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, देखिए नियम के हिसाब से आपको पिछला पेंटोग्राफ उठाना चाहिए। नियम के हिसाब से आपको पिछला पेंटोग्राफ उठाना चाहिए। देखिए पिछला पेंटोग्राफ उठाने से क्या होता है, तो समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। देखिए यहाँ पे देखिए पिछला अगर उठा देगा, तो पिछला उठाने से क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे क्या होता है, पिछला उठा हुआ, और यहाँ पर भी ट्रेन के अंदर देख रहे हैं पिछला पेंटोग्राफ को उठा हुआ है। तो पिछला उठाने से क्या होता है, पिछला देखिए ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन को दिखाता है, यानी यह एक प्रकार की क्या दिखाता है, पुल यानी खिंचाव फोर्स को दिखाता है। लेकिन अगर आप आगे यानी फ्रंट को, आगे के पेंटोग्राफ को फ्रंट कहते हैं, लेकिन देखिए इसी ट्रेन के अंदर अगर आप फ्रंट पेंटोग्राफ उठा के आगे की तरफ खींचोगे, तो भैया एक ट्रेन की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में खींचने में उसके अंदर जो बल होता है, इसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा लॉस होती है और बल भी ज्यादा लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि भैया आपको पीछे का यानी रेयर पेंटोग्राफ को उठाना चाहिए अगर आपको डायरेक्शन में खींचना है। तो इस प्रकार से पेंटोग्राफ को निर्देश दिए जाते हैं इंडियन रेलवे के अंदर, ताकि ड्राइवर सही तरीके से उस पेंटोग्राफ को उठा के ट्रेन को पुलिंग यानी खींच सके। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि देखिए इसी तरह से पुलिंग किया जाता है रेलवे के अंदर। तो आपने भी इधर से देखा होगा कि आगे की और पीछे की, देखिए अभी हाल ही में DFC कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और DFC कॉरिडोर की एक खासियत होती है
कि देखिए डीएफसी कॉरिडोर, देखिए मुंबई वालों ने कोंकण रेलवे बिछा रखा है और कोंकण रेलवे में डबल स्टिक कंटेनर चलेंगे। डीएफसी कॉरिडोर हमने उस दिन भी बता रखा था आपको। तो डीएफसी कॉरिडोर देखिए पंजाब के लुधियाना से लेकर कलकत्ता के दानकुनी तक चलेगी और दिल्ली के दादर से शुरू होगी जो कि जेएनपीटी बंदरगाह पर चलेगी। तो वहां पर देखिए कोंकण रेल बिछा रखा है और कोंकण रेल की एक खासियत होती है कि वहां पर डबल कंटेनर है। तो डबल कंटेनर के लिए पेंटोग्राफ जो होता है वो तो कम में, वो देखिए इसकी हाइट जो कम में है, लेकिन जब डबल कंटेनर को खींचेंगी तो डबल कंटेनर में जो हाइट आपको रखनी पड़ेगी डबल, तो पेंटोग्राफ की हाइट को काफी ज्यादा ऊंचा बढ़ा दिया है दिल्ली कॉरिडोर पर। तो आई होप आपको पेंटोग्राफ के बारे में हर एक चीज समझ में आ गया होगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सादर दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।